Good morning, students. All students of BA फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर। स्टूडेंट्स, ये इससे पहले हम जो टॉपिक कर रहे थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन का, तो उसी में जो मैंने आपको अभी जैसे लास्ट हमने पढ़ा था कि उनके खान पान के बारे में, वेशभूषा के बारे में, उनके धार्मिक जीवन के बारे में लास्ट हमने ये पढ़ा था। तो अब आज हम उसका जो उसमें एक मेन टॉपिक था मिस्र सभ्यता नील नदी की देन, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूँगी कि मिस्र सभ्यता में नील नदी का बहुत महत्व है। नील नदी ना होती तो मिस्र के सभ्यता का विकास भी ना हो पाता। नील नदी प्राचीन काल में हॉपी कहकर पुकारा जाता था और यह नील नदी युगांडा के पर्वतों से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती थी। मिस्र का कुल क्षेत्रफल 400,000 वर्ग मील था। इसके पूर्व में अरेबिया का मरुस्थल तथा पश्चिम में महामरुस्थल था। इसके बीच में से नील नदी गुजरती है। ऐसा माना जाता है कि यदि इसके बीच नील नदी ना होती तो यह सारा क्षेत्र महामरुस्थल होता। सेवाइन ने लिखा, प्राकृतिक परिस्थितियों को पालने में नील नदी की घाटी में इस सभ्यता का पालन पोषण हुआ। बीज के अनुसार महान नदी बंजर चट्टानों में से संकरी उपजाऊ घाटी बनाती है। इसके साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है जो इसके किनारों को उपजाऊ बना देती है और अंत में इसमें सालाना बाढ़ से सिंचाई में निपुण साधन जुटाकर बाशिंदों का जीवन सफल एवं सुखी बना देती है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता इस नील नदी की घाटी से ही पनपी। प्राचीन काल की नील नदी के उद्भव के विषय में किसी को जानकारी नहीं थी। कुछ अनुमानों के आधार पर कहा जा सकता था कि नील नदी उस पर्वत से निकलती है जो बादलों और घने कोहरे से ढका रहता है। टॉलेमी ने उस पर्वत को चांद का पर्वत कहा है तो स्टैनले ने उस पर्वत को रुवेनजोरी कहा है। उसका अर्थ है वर्षा करने वाला इंद्र का पर्वत। इस क्षेत्र में आजकल इथियोपिया कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक इसे अबिसीनिया और प्राचीन काल में नूबिया कहा जाता था। रुवेनजेरी पर्वत की ऊंचाई 16,791 फीट है। यह पर्वत 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। वर्षा तथा बर्फ पिघलने के बाद इसका पानी 3 झीलों में भर जाता है और यह झीलें ही नील नदी का स्रोत है। और नील नदी अपने उद्गम से डेल्टा तक 2450 मील लंबाई तक के प्रदेश से बहती है और इसका घुमावदार कुल लंबाई लगभग 4000 मील है। नील नदी की प्रमुख विशेषता यह है कि 15 अगस्त से सितंबर के बीच यहाँ पे तेज़ बारिश होती है जिसमें इसमें भयंकर बाढ़ आती है। बाढ़ उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती है और मिस्र में जमा करती है। इसीलिए यहाँ की भूमि हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। मिस्र का उपजाऊ क्षेत्र 10,000 वर्ग मील से अधिक नहीं है जो भारत के केरल राज्य के बराबर है। मिस्र की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, इसलिए यह देश प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। पिरामिड काल में यहाँ गेहूँ, चावल, जौ, रुई, गन्ना, जैतून, पेपिरस, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ तथा फलों की फसलें बहु मात्रा में उगाई जाती थी। अब नील नदी पर्वतों से निकलती है इसलिए यहाँ की भूमि काली पाई जाती थी। यही कारण है कि मिस्र के लोग अपने देश को काला देश भी कहकर पुकारते थे। मिस्र में नील नदी की 2 सहायक नदियाँ श्वेत तथा नील भी बहती थी। ये नदियाँ मिस्र की भूमि को पूरे वर्ष पानी प्रदान करती थी। नील नदी में ही मिस्र को आर्थिक विकास, समृद्धि तथा विश्व में गौरव प्रदान किया। इसीलिए यूनान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, मिस्र को नील नदी की देन, गिफ्ट ऑफ रिवर नील कहा जाता है। मिस्र की भूमि हमेशा हरी भरी रहती है। यहाँ के पशुओं का भरपूर चारा उपलब्ध हो जाता था। नील नदी के रास्ते में मिस्र के लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते थे। नील नदी की घाटी से विभिन्न प्रकार की धातुएं तथा बहुमूल्य पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे, जिसके कारण मिस्र का आर्थिक विकास शिखर पर था। चूँकि मिस्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, अतः मिस्र वासियों ने बाढ़ों को रोकने तथा भूमि को पूरे वर्ष पानी प्रदान करने के लिए जल का संग्रह करना आरंभ किया, जिसके कारण बांधों तथा नहरों का निर्माण करवाया गया। उन्होंने नील नदी के तट पर अनेक नगरों की स्थापना की। विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण गणित, विज्ञान, ज्योतिष तथा कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एक विद्वान का मानना है कि यदि मिस्र में नील नदी नहीं होती तो यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ के
सब झील, नदी, नाले, तालाब इत्यादि भी सूख जाते हैं। जल के अभाव में पेड़ पौधे तो क्या, मनुष्य का जीवन भी मुश्किल हो जाता था। तपती भूमि के समय नील नदी की धार भी सूख कर पतली हो जाती थी और खेत खलिहान सूख जाते थे। जब तक सुदूर देखने की सहायता से पानी ऊपर ना ला जाए या गहरा कुआं खोदकर ना निकाला जाए, कृषि कार्य असंभव हो जाता था। परंतु अगस्त से अक्टूबर तक यहाँ खूब वर्षा होती थी। नदी, नाले तथा खेत पानी में लबालब डूबे जाते थे, जिसमें दोबारा मनुष्यों में प्रसन्नता लौट आती थी और पशुओं तथा पौधों में भी दोबारा से हरियाली और जान आ जाती थी। नील नदी में बाढ़ों को रोकने, भूमि की सुरक्षा करने के लिए यहाँ बड़े बड़े राज्यों का भी उत्थान हुआ। नील नदी की महिमा में वहाँ के लोगों ने एक कविता का भी गुणगान करते हैं, जिसमें वो नील नदी की जय जयकार करते हैं और उसकी महिमा एक शासक के समान भाव विभोर होके बताते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नील नदी के साय में पलकर मिश्र लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भरपूर उन्नति की। वहाँ के लोग सूर्य तथा नील नदी की उपासना करते थे और अतः हम कह सकते हैं कि नील नदी के अभाव में लोगों के लिए मिस्र में निवास करना असंभव हो जाता। इसीलिए नील नदी की तुलना अन्य किसी नदी से नहीं की जा सकती। इसके बाद यहाँ क्या, जो हम आपको अभी जैसे हमने नील नदी के बारे में बताया, सांस्कृतिक क्षेत्र में देन, मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इस योगदान में मिस्र पर 3400 ईस्वी से पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक लगभग 31 राजवंशों ने शासन किया, जिनमें पिरामिड कालीन राजाओं का बहुत महत्व था। मेनिज प्रथम शासक था, जिसने ऊपरी एवं निचले मिस्र का एकीकरण करके विश्व को एकता के सूत्र में रहने का ज्ञान प्रदान किया। इस काल में मिस्र शासकों ने अपने लिए विशाल समाधियाँ बनवाई, जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। इतनी विशाल समाधियाँ विश्व में किसी भी स्थान से प्राप्त नहीं हुई हैं। जोसेर के प्रधानमंत्री इम्हाटोप के सक्कर नामक स्थान पर एक सीढ़ीदार पिरामिड बनवाया। मिस्र के पिरामिडों का में सबसे बड़ा पिरामिड सम्राट खुफू ने बनवाया था। विश्व में स्त्रियों की राजनीति में अधिक भूमिका नहीं मानी जाती थी, परंतु प्राचीन काल में मिस्र पहला देश था जिसमें हरशेपसुट जैसी महिला शासक विश्व की प्रदान की। मिस्र में 2500 ईस्वी पूर्व से 1580 ईस्वी पूर्व तक सामंतों का बोलबाला रहा। इस काल में शासकों ने भी अनेक प्रजाहितकारी कार्य किए। अम्नहोटोप तृतीय ने फयूम के निकट 20 मील लंबी मायोरिस नामक झील का निर्माण करवाया। नवीन युग 1580 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। इस काल में मिस्र ने अहमोन प्रथम, अमनहोटोप प्रथम, हर्षेपसुट, अखनाटन आदि शासक विश्व को प्रदान किए। इन शासकों ने मिस्र में एक उच्च कोटि की राजनीतिक प्रणाली की भी स्थापना की। केंद्र में प्रशासन का मुखिया राजा होता था और राजा को फराओ कहा जाता था, जिसका अर्थ है अच्छा राजा। मिस्र के शासक प्रजाहितैषी कार्य भी करते थे, इसीलिए उनको सूर्य देवता का प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता था। मिस्र के शासक अपनी सहायता के लिए प्रधानमंत्री व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी करते थे। उन्होंने अपने प्रशासन को प्रांतों, राजस्व प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सैनिक प्रबंध आदि में बांट रखा था। मिस्र के शासक सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। इसके प्रभाव के कारण ही विश्व के अन्य देशों में भी ऐसा ही प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। इसके बाद है सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में देन। अब इसमें जैसे मिस्र सभ्यता के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में विश्व को बहुत बड़ी देन है। मिस्र का प्राचीन समाज मुख्य तौर पर 3 वर्गों में बटा हुआ था। समाज में राजा, राज परिवार तथा पुरोहित का बहुत सम्मान किया जाता था। उसके अलावा समाज में कोई जाति भेद प्रचलित नहीं थी। समाज में सभी एकता एवं भाईचारे से रहते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति
सुधार कर उच्च वर्ग में प्रवेश कर सकता था। मिस्र के लोग पक्के व हवादार मकानों में निवास करते थे। मिस्र का समाज पितृसत्तात्मक होते हुए भी स्त्री का बहुत मान सम्मान किया जाता था। स्त्रियों को पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त थे। वे राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और अपनी मर्जी से विवाह भी कर सकती थी, तलाक ले सकती थी। और मिस्र की स्त्रियों में ही विश्व की स्त्रियों को स्वतंत्रता से जीना सिखलाया था। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। कृषि हल तथा बैलों की सहायता से की जाती थी। उन्होंने ही ढेकुली से सिंचाई करने का ज्ञान विश्व को दिया। उन्होंने एक कृषि पंचांग का भी निर्माण करवाया, जिसे द स्प्लेंडर ऑफ द इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। मिस्र में उद्योगों का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ और उनके देशों विदेशों से अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में देन। धार्मिक क्षेत्र में देन। मिस्र ने धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को बहुत कुछ प्रदान किया। मिस्र के लोग विश्व में सबसे धर्मनिष्ठ लोग थे। उन्होंने विश्व के लोगों को प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना करना सिखलाया। वे आकाश, पृथ्वी, सूर्य, वायु, नील नदी, खजूर, सांप आदि की उपासना करते थे। उनको परलोक में बहुत विश्वास था। यही कारण था कि अपने मृतकों के लिए विशाल समाधियां और पिरामिड बनवाते थे, जिनमें व्यक्ति के शव सुरक्षित रखे जाते थे और साथ ही उनके लिए खाने पीने आदि की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। मिस्र के लोगों का मानना था कि व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात भी इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात वो मृत्यु के मरणोपरांत दूसरे जीवन में भी विश्वास रखते थे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट वास्तुकला के क्षेत्र में देन। मिस्र वासियों ने वास्तुकला के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिस्र में कला शिल्पियों को विश्व के महानतम निर्माता होने का श्रेय भी प्राप्त है। मिस्री वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास में राजनीतिक एकता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिस्र के लोग प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी थे। उनके द्वारा बनाए गए पिरामिडों, भवनों तथा मूर्तियों में प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। मिस्रवासी फराओ को देवता मानते थे, इसीलिए फराओ को अमरता प्रदान करने के लिए बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे। मिस्रवासी पिरामिडों से फराओं के शवों को सुरक्षित रखते थे। पिरामिडों का प्राचीन युग के समाधियों के परिणाम स्वरूप विकास हुआ। 3000 ईस्वी पूर्व में वे इन समाधियों को सुरक्षित रखते थे। पिरामिडों का प्राचीन युग में जैसे समाधियों को मस्तब कहा जाता था और W.V. एमरी को सकारा नगर में मस्तब के कुछ अवशेष मिले, जिसमें संपूर्ण कब्र 5 भागों में विभाजित थी। इसके एक भाग में फराओ का शव तथा दूसरे भाग में आवश्यक वस्तुएं रखी जाती थी। कहते हैं इसके बारे में कहा जाता है कि ये कब्रें मस्तब उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में असफल रही, इसलिए मिस्र वासियों ने पिरामिडों का निर्माण करवाया। मिस्र में अब तक 80 पिरामिडों की खोज की जा चुकी है। 2980 ईस्वी पूर्व के लगभग जोसेर के मंत्री इम्होटेप के सक्कर के निकट एक विशाल मस्तब के ऊपर 5 मंजिलें बनवाई। उस पर ऊपरी मंजिल के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण कराया गया था। अब तक मिले पिरामिडों में गीज़ा का पिरामिड विश्व प्रसिद्ध है। इसे सम्राट खुफू ने बनवाया था। यह पिरामिड 13 एकड़ भूमि पर बना हुआ है और यह 484 फीट ऊंचा और 755 फीट लंबा है। इसका निर्माण 20 वर्षों में पूरा हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार इसे 1 लाख कारीगरों ने बनवाया था। डॉक्टर केसी श्रीवास्तव के अनुसार इसमें बहुत लाखों के करीब पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसमें प्रत्येक का भार 2.5 टन है। यह पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है। पिरामिडों में मिस्र की भवन निर्माण कला की सादगी की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। मूर्तिकला तथा चित्रकला के क्षेत्र में देन। मिस्र के खुदाई के पिरामिड कालीन पत्थरों तथा धातुओं की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई। उस समय मिस्र में कुछ ऐसे कुशल मूर्तिकार थे जो उसकी कला में मूर्तियों में संजीवता प्रदान करते थे। खुदाई के प्राप्त मूर्तियों में राजाओं की मूर्तियां विशाल हैं जो पत्थर की बनी हुई हैं। ये मूर्तियां भाव विहीन मुद्रा में बनाई गई हैं। फराओ की मूर्तियां 2 प्रकार की हैं, बैठी हुई मूर्ति तथा खड़ी हुई मूर्ति।
एक मूर्ति में राजा फ़राओ को कुर्सी पर पैर लटकाए हुए, मेरुदंड सीधा किए हुए और हाथों को घुटनों पर रखे हुए दिखाया गया है, तथा कुछ मूर्तियों में उसे बायां पैर आगे किया हुआ और हाथ लटकाकर चलते हुए भी दिखाया गया है। बैठी हुई मुद्रा की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध सम्राट खुफू की मूर्ति है, जो काहिरा के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियों में रानोफर पुजारी की मूर्ति सबसे उत्तम है। गीजा के पिरामिड के सामने एक विशाल मूर्ति बनी हुई है, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये मतलब खोज के दौरान, खोज के बाद ही ये सब बातें रोशनी में आई हैं, जिसमें शरीर शेर का तथा सिर पर सम्राट खुफू का है। उस समय मूर्तियों का स्वाभाविक रंगों में रंगा जाता था। उनमें मुखों की मुद्राओं को भावविहीन बनाया गया था। मूर्तियों को तराशते समय मूर्तिकार इनकी सुंदरता की ओर बहुत ध्यान देते थे। जनसाधारण लोगों को मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार स्वतंत्र रहते थे। मिस्र में धातु को पेपी प्रथम की मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति लकड़ी पर तांबा लपेटकर बनाई गई थी। मिस्र में सोने से बनी हुई मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई, परंतु ये मूर्तियाँ काफ़ी विकृत अवस्था में थी। उस समय की मूर्ति कला में यह दोष भी रहा है कि कभी कभी मूर्तिकार हाथों को जैसे टांगों और घुटनों से ज़्यादा बड़ा रूप में दिखा देते थे। इसके बावजूद जो भी मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई, वास्तव में वे पिरामिड काल की बहुमूल्य देन मानी जाती है। और ऐसा भी माना जा सकता है कि शायद उस समय में मनुष्य आजकल के मनुष्य के अपेक्षा ज़्यादा विशालकाय स्थिति में होते थे, अवस्था में होते थे। प्राचीन मिस्र में मूर्ति कला के अतिरिक्त चित्रकला का भी काफ़ी विकास हुआ। पिरामिड काल में बर्तनों तथा भूषणों पर बढ़िया प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। उस समय के विभिन्न चित्र पिरामिडों, मंदिरों, कब्रों और दीवारों पर भी देखने को मिले हैं। तीसरे राजवंश की एक समाधि पर बत्तखों के समूह का चित्र प्राप्त हुआ। मध्य युग के चित्र बेनी हसन से मिले हैं। सम्राट अखनाटन के समय पशुओं और बहुत सारे फूलों के चित्र बनाए गए। उस समय डिस्टेम्पर तथा फ्रेस्को दोनों प्रकार के चित्र बनाए गए थे। खुदाई से प्राप्त चित्रों में जाल में फंसे हुए पक्षियों के चित्र, हिरणों के झुंड, घात लगाकर बैठे हुए बिल्ली, कुछ नर्तकियाँ, नाव में चिड़ियों का शिकार, बालों में कली लगाते हुए लड़कियों का, विलाप करती हुई औरतों का, सम्राट के अखनाटन की 2 राजकुमारियों के चित्र आदि भी सम्मिलित हैं। इन चित्रों को देखने से पता चलता है कि शायद मूर्तिकार की तरह चित्रकार भी स्वतंत्र नहीं थे, अर्थात उनको जिस तरह की मूर्ति और भाव दिखाने के लिए बोला जाता था, वो उसी तरह की मूर्तियाँ बनाते थे। इसके बाद शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में पिरामिड युग में मिस्र निवासियों ने शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति की। फराहों में भी शिक्षा तथा साहित्य में विशेष रुचि दिखाते थे। उन्होंने मिस्रों से विभिन्न पाठशालाओं तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रारंभिक शिक्षा पाठशालाओं में दी जाती थी। उस समय पाठशालाओं के अतिरिक्त मंदिरों में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। 4 वर्ष की आयु में बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में भेज दिया जाता था। मिस्र में शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। पाठ्यक्रम लेखन कला तथा सदाचार से संबंधित होता था। उस समय ऐसा मत प्रचलित था कि जब तक बच्चों को से कठोर व्यवहार नहीं किया जाता था तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। इसीलिए यह कहावत भी प्रचलित थी कि छात्रों को कठोरता वाला व्यवहार रखना आवश्यक है। फराओं के शासनकाल में शिक्षा का बड़ा महत्व था, क्योंकि राजाओं के कार्यों को लिपिबद्ध करना तथा व्यापारिक लेन देन का हिसाब रखने के लिए पढ़े लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता थी। पाठशालाओं व मंदिरों में राजनीतिक विज्ञान, गणित, धर्म, दर्शन आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षक बच्चों को उपदेश देते थे। विद्या अमूल्य चीज़ है, इसीलिए इसके अर्जन के लिए तन्मय होकर पढ़ना चाहिए। आरंभ में 900 सांस्कृतिक शब्दों का प्रचलन था। आगे चलकर शब्दांश लिपि का विकास हुआ। उस समय मिस्र में 24 व्यंजन प्रचलित थे। विद्यार्थी लिखने के लिए पेपिरस, कागज़, कलम तथा स्याही का प्रयोग करते थे। मिस्र के लोग पेपर बनाने के लिए पेपिरस नामक लकड़ी का तना काटकर पट्टियाँ बना लेते थे। गोंद से चिपकाकर उन्हें बड़ा कर दिया जाता था।
मिस्र की खुदाई में एक स्थान से ऐसा ही एक पेपर का रोल भी प्राप्त हुआ था जो ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। पिरामिड युग में दो प्रकार के साहित्य देखने को मिलते हैं, नैतिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। पिरामिड टेक्स्ट मिस्र के धार्मिक साहित्य हैं। इन साहित्यों में इहलोक परलोक के महत्व, प्रार्थनाएं, गीत, पूजा गीत, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अच्छी और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। अहिमनहोटोप के गमने तथा टाहोटोप आदि शासकों ने महत्वपूर्ण बातों को अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध करवाया। द बुक ऑफ द डेड एंड द कफिन टेक्स्ट आदि पिरामिड कालीन प्रसिद्ध साहित्य थे। ये द बुक ऑफ द डेड में राजा या फराव के कार्य लिपिबद्ध हैं। द कफिन टेक्स्ट ने तत्कालीन धर्म तथा मृत्यु लोक का वर्णन है। 4000 ईस्वी पूर्व में हेलियोपोलिस के पुजारियों ने मम्फिस का नाटक नामक पुस्तक की रचना की। मम्फिस नामक नाटक और इसकी पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक मिस्र के लोगों में दार्शनिक विचारों को स्पष्ट करती है। मिस्रवासी अपने धर्म और दर्शन में टॉ देवता को प्रधानता देते थे। पिरामिड ग्रंथावली मिस्र निवासियों के नैतिक मूल्यों को स्पष्ट करती है। इस ग्रंथावली में मात का सिद्धांत दिया गया है। अन्य ग्रंथों तथा नाटकों में वैगी का नरभक्षण स्रोत के अलावा ओसिरस का स्रोत, अखानटन का सूर्य स्रोत, द पुस्तक अधोलोक की दृश्यावली और सिंधबाद जहाजी, होरुस, सैलेस, जौप, विजय आदि प्रसिद्ध हैं। लिपि। आरंभ में मिस्र के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। मिस्र के लोगों ने आवश्यकता के अनुरूप लिपि का आविष्कार किया। उन्हें मृत संस्कार करने के लिए, मंत्रों को कंठ करने तथा भूमि का हिसाब किताब रखने के लिए लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। आरंभ में उनके 2000 चित्राक्षर थे। प्राचीन चित्राक्षर 3 प्रकार के थे, भावबोधक, ध्वनिबोधक और संकेत बोधक। प्रथम राजवंश के शासक नरमेर ने स्लेट पट्टिका का निर्माण करवाया, जिसमें भावों, संकेतों तथा उनकी उपलब्धियों को स्पष्ट किया गया था। इसके पश्चात द्रुत लिपि का आविष्कार हुआ। कालांतर में द्रुत लिपि से ही वर्ण लिपि का उत्थान हुआ और इस लिपि में 24 वर्णमालाएं थी। ये केवल व्यंजन थे जिनमें लिपि स्वरों का अभाव था। मिस्री लिखने का कार्य पेपिरस नामक कागज पर करते थे। मिस्र के लोग 100 की गिनती को कमल की पत्ती से, 1000 की गिनती को मेंढक से तथा लाख की गिनती को मानव के चिन्ह से व्यक्त करते थे। गणित। मिस्र के लोग गणित से भी परिचित थे। वे 1 से 9 तक की गिनती जानते थे तथा घटा तथा जोड़ से परिचित थे, परंतु वे गुणा करना नहीं जानते थे। इसके अतिरिक्त चतुर्भुज, त्रिभुज, गोलाकार के क्षेत्रफल निकालने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी, परंतु उन्हें दशमलव का ज्ञान नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, खगोल शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में देन। खगोल शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में मिस्र के लोगों ने बहुत तरक्की की और वे ग्रह और नक्षत्र में अंतर करना जानते थे। मिस्र वासियों ने 4226 ईस्वी पूर्व में वार्षिक कैलेंडर की रचना की। उनके वर्ष में 365 दिन, 12 महीने तथा 30 दिन होते थे। मिस्र के लोगों ने छाया घड़ी का निर्माण भी किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें पेपिरस पर लिखी चिकित्सा संबंधी बातों से होती है। मिस्रवासी मृतकों के शरीर पर दवाइयां लगाकर उन्हें स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करते थे। वे दवाइयों से पेट की सफाई करना भी जानते थे और वे शरीर को काटना धार्मिक अपराध समझते थे। यही कारण था कि मिस्र के अधिकतर लोग जादू टोना में ज़्यादा विश्वास करते थे। अतः जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमने आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जैसे एक तो द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल, नील नदी के बारे में, नील नदी की विशेषताओं के बारे में और यहाँ के लोगों का नील नदी के बिना जैसे जीवन बिल्कुल असंभव है इसके बारे में। इसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ की मिस्र की देन के बारे में, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में इनकी देन, धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में मिस्र की देन और जैसे इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन था उसमें जैसे वास्तुकला के क्षेत्र में, फिर मूर्तिकला तथा चित्र कला के क्षेत्र में देन के बारे में, सम्राट खुफू के बारे में और उनकी मुद्राओं में जैसे जो उन्होंने जो मुद्राएं बनाई हुई थी और जिसमें मैंने आपको अभी मेन बताया था कि शायद ऐसा माना जाता है
कि वो लोग जो इमेजिन करते थे, या तो वो इमेजिनेशन के तौर पे मूर्तियाँ को बनाते थे, या फिर शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि उस समय के मनुष्यों के जो बॉडी स्ट्रक्चर था आजकल के मनुष्यों के उपेक्षा ज़्यादा बड़ा था, या फिर वो चित्रकार उसको ज़्यादा बड़े रूप में शो करते थे। इसके बाद जैसे शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में उनकी देन, शिक्षा की महत्वता के बारे में बताया, और जैसे उनकी पाठ्यक्रम लेखन कला और सदाचार से संबंधित शिक्षा समाज को एक मतलब सुव्यवस्थित और सामाजिक बनाने के लिए शिक्षा की इम्पोर्टेंस के बारे में। इसके बाद जैसे उनके नैतिक साहित्य और धार्मिक साहित्य के बारे में, और भाषा लिपि के बारे में। और भाषा लिपि में जैसे उनकी 24 वर्णमालाएं थी, और वो जैसे गिनती को जैसे कमल की पत्ती से, और जैसे और 1000 की गिनती में वो मेंढक से तथा लाख की गिनती में वो मनुष्य के चिन्ह से व्यक्त करते थे। इसके बाद जैसे गणित का 1 से 9 तक की गिनती को जानते थे, और बाद में खगोल शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र में मिस्र की चिकित्सा के क्षेत्र में मिस्र की दुनिया को देन। तो इस अतः हम निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि मिस्र के लोग ने विश्व को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इतना कुछ दिया जिसके लिए विश्व सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।